लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ ये सब किया था। आज इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये जो स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ था, इसके बेसिक फॉर्मूलाज क्या थे वो याद है आपको? स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला था चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो, फॉर्मूला हमेशा सेम रहता था। अगर एक फर्क आता था, अगर जैसे वायर वगैरह है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है या फिर आप कह दो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उसमें फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते थे। और अगर आपके पास स्फेरिकल बॉडी है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आप कह दो, या फिर ऐसा स्ट्रेस जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, उसमें पूरा एरिया लेते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया होता है क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेन कौन सा होता है? अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, लेंथ में चेंज आ रहा हो, तो डेल्टा एल बाई एल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो तो डेल्टा वी बाई वी। और शेयरिंग स्ट्रेन हो तो क्या यूज करते हैं? थीटा या फिर एक्स अपॉन एच। याद है ये बात? इससे हमने 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज पढ़े थे। स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम्स स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन, उसको डिवाइड करें, अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज आते हैं। इनमें सबसे पहला आपका कौन सा होता था? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कौन सा होता है? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो वायर्स वगैरह में जब भी हम यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे यंग्स मॉडुलस। एफ अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला चेक करो, वो था एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये था यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। दूसरा पढ़ा था बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस था नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फॉर्मूला सॉल्व करके आता था एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। बल्क मॉडुलस का रिवर्स, उल्टा, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, वो क्या कहलाता था? कंप्रेसिबिलिटी। तीसरा शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन कौन सा होता था? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन सॉरी, शेयरिंग स्ट्रेन कह रहा हूं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो होता था क्या? टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन कौन सा होता है? थीटा। टेंजेंशियल स्ट्रेस जब आप टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाते हो। आज इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वैरायटी देखेंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं है, बीच में 1-2 हैं असाइनमेंट के, पर अदरवाइज असाइनमेंट के नहीं है, अलग से हैं। असाइनमेंट वाले मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में एक एक करके सॉल्व करेंगे। है सब क्वेश्चन वही, देखो जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है एमसीक्यू की फॉर्म में बस 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, सॉल्विंग दोनों की सेम होती है। जैसे आपके सामने पहले स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मिलीमीटर। एक स्टील वायर है, उसकी लेंथ दी है 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। इज स्टील वायर ऑफ 2 मिलीमीटर इन डायमीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 0.7 ऑफ 72 न्यूटन। एक स्टील वायर है, एक स्टील वायर है, उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर दिया है। डायमीटर आपको 2 मिलीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। डायमीटर 2 मिलीमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 72 न्यूटन। वायर पे आपने, ये वायर है, आपने फोर्स लगाई 72 न्यूटन की। ठीक है, आपको स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हमेशा डायग्राम बनाओ, इंटरप्रिटेशन इजी हो जाती है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट्स का ध्यान रखो, सारे एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। एरिया कितना होता है? एरिया इसमें कौन सा लेते हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू रेडियस 10⁻³ उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। स्ट्रेस क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको मालूम है 72, एरिया आपको मालूम है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। लॉजिक समझ में आ गया? अप्रोच इसकी सिंपल क्वेश्चन। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको स्ट्रेस दिया है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। रेडियस को क्या लिख दिया? डायमीटर बाय 2, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। एक ही बात है, डायरेक्ट वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज डाली, कैलकुलेशन की, आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर है? आसान क्वेश्चन था फर्स्ट। ऑनलाइन सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा?
धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. We'll start with the very basic questions first. This is one of the basic questions. Now the next one is, आपको बोला the length of the cube is increased by 0.1%. What is the bulk strain? Bulk strain मतलब bulk modulus वाला strain. Bulk modulus वाला strain कौन सा होता है? Volumetric strain. So आपको volumetric strain निकालना है. Bulk strain का मतलब आपको volumetric strain निकालना है. यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करना है आपको. यही मतलब हुआ. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ? क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा वी बाई वी. द लेंथ ऑफ द क्यूब इंक्रीज बाय 0.1%, मतलब डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 आपको दिया है 0.1, मतलब डेल्टा एल बाय एल हो गया 10 to the power -3. आपको डेल्टा एल बाय एल पता है और आपको डेल्टा वी बाई वी निकालना है. यही मतलब हुआ. क्वेश्चन पढ़ के देखो. आपको डेल्टा एल बाय एल पता है और आपको डेल्टा वी बाई वी निकालना है. डेल्टा एल बाय एल पता है और डेल्टा वी बाई वी निकालना है. इतना लॉजिक समझ में आता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसके लिए हम क्या करेंगे? रिलेशन यूज करेंगे. डेल्टा वी बाई वी होगा, वो होता है 3 times डेल्टा एल बाय एल. तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.003. अब इसका रीजन समझो. ये क्यों आया फॉर्मूला, कैसे आया फॉर्मूला, उस पे ध्यान दो. वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ का क्यूब. वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ का क्यूब. अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपके पास रिश्ता आया log v इज 3 log l. कैसे आया? log में जो पावर होती है वो कहां आ जाती है? बाहर आ जाती है. log m टू पावर n क्या हो जाता है? n log m. याद है इतनी बात? log की बेसिक प्रॉपर्टीज. दो चीजें जब मल्टीप्लाई होती हैं log में अलग अलग होके वो क्या हो जाती हैं? ऐड. दो चीजें जब डिवाइड होती हैं log में अलग अलग होके क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट. m की पावर n जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है. ऐसी चीजें यूज होती हैं. अब उस वक्त आप कहें सर लॉग आपने क्यों कराया, इस्तेमाल तो हुआ नहीं, ऐसे बीच बीच में लग जाएगा. और आपको एक और बात बताऊं, एरर एनालिसिस आपने किया था, ये रिलेशंस ऐसे निकालना हमने एरर एनालिसिस में सीखा था. एरर वाले में आपको याद है एक क्वेश्चन किया था, x इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी. तो एरर इन x कितना होगा? एरर इन x के लिए पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो भी लॉग लेके क्या करते थे? डिफरेंशिएट. यहां पे भी वही कर रहे हैं. सो ऐसी चीजें काम आती है. तो हर चीज को ये सोचना ये कोर्स में नहीं है छोड़ देते हैं, वो थिंग्स डोंट वर्क. बिकॉज कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक कहीं पे भी लग सकता है. अब ये तो है कोर्स में, ये लॉजिक लगेगा, लगाना आना चाहिए. सो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू एल कर दो. log v का डिफरेंशिएशन 1 by v चेन रूल dv by dl. 3 log l का डिफरेंशिएशन 1 by l. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv by v आपके पास आ गया 3 dl by l. So the rate at which volume changes, dv by v मतलब परसेंटेज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज 3 times ऑफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेंथ. क्या ये लॉजिकली क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन वालों आप सबको क्लियर है बेटा? प्लीज इसको लिख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है. टेक्निक भी लिखनी है, टेक्निक लिख लीजिए प्लीज, फिर हम आगे चलते हैं. आगे देखिए बेटा, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया. पहले मैंने डायरेक्ट वाला एक कराया, एक ये. वैसे ही यंग्स मॉडल्स वगैरह के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं. आगे देखते हैं. अगला, a rubber tube of length 40 centimeter having external and internal diameters of 1 centimeter and 0.4 centimeter respectively extends by 0.6 millimeter when stretched by a force of 5 kg weight. यंग्स मॉडुलस निकालना है. सिचुएशन समझते हैं पहले. रबर ट्यूब ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एक ट्यूब है, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, तो इस तरह की एक हॉलो ट्यूब होगी. इस तरह की हॉलो ट्यूब होगी. इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो सिर्फ ये वाला सेक्शन होगा ना.
हाँ कि ना? पूरा तो नहीं है एरिया, अंदर से हॉलो है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए क्या यूज करोगे? पाए आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस पाए इनर रेडियस का स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? ऐसे ही निकालते थे ना सर्कल का, ट्रैक का एरिया। तो ये वाला एरिया, ये वाला रेडियस कौन सा हो गया? कैपिटल आर, बड़ा रेडियस आउटर वाला, और ये रेडियस कितना हो गया? स्मॉल आर। ये आपको क्या दे दिया? लेंथ दे दिया। और एक्सटेंड्स बाय 0.6 मिलीमीटर, ये हो गया डेल्टा एल, या फिर इसको कई बार ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सटेंशन। स्ट्रेच बाय अ फोर्स ऑफ 5 kg वेट, ये आपको दे दिया फोर्स 5 इंटू जी न्यूटन। न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबको एसआई यूनिट्स में लाना है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब तो एसआई यूनिट्स में इजीली कन्वर्ट कर लेते हो। केजी वेट को एसआई यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करके। तो यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है? यंग्स मॉडुलस का होता है FL अपॉन A डेल्टा L। फोर्स पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, डेल्टा एल पता है, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। बात समझ में आई? सो अगर तो पूरा पूरा एरिया दिया होता, ये अंदर हॉलो पोर्शन ना दिया होता, तो पूरा एरिया ले लेते पाई आर स्क्वायर। बट क्योंकि हॉलो पोर्शन दिया है, तो सिर्फ वो वाला ट्रैक का एरिया लेना पड़ेगा जो आउटर एरिया है। सो वही वैल्यूज डालिए। देखो FL अपॉन एरिया, एरिया हो गया पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इनटू एक्सटेंशन। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास आंसर आ गया। गॉट इट? मैथमेटिकली क्लियर है? लॉजिकली सबको समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है इसको? ऑनलाइन सबको मैथमेटिकली लॉजिकली क्लियर है बेटा? यस सर। और देखते हैं। A wire of length L and radius R is clamped rigidly at one end. When the other end of wire is pulled by force F, its length increases by X. Another wire of same material of length 2L and radius 2R is pulled by force 2F. The increase in length. उत्तरी। बहुत सारा डाटा हो गया, डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, जरा ध्यान देना। एक वायर है L लेंथ की, रेडियस R, उसको आपने क्लैंप कर दिया एक एंड पे। ये वायर है, इसको क्लैंप कर दिया एक एंड पे। When the other end of the wire is pulled by force F, इधर से आपने F फोर्स लगाई, its length increases by X, डेल्टा L, एक्सटेंशन यानी डेल्टा L आपको किसके इक्वल दे दिया? X के इक्वल दे दिया। Another wire of same material of length 2L and radius 2R, इसका रेडियस R है, आपको निकालना क्या? इंक्रीज इन लेंथ। अब आप एक बात सुनो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है, हर मटेरियल के लिए सेम रहेगा। तो इट इज अ कांस्टेंट। जैसे मैंने बोलूं कि स्टील का यंग्स मॉडुलस इतना है, उसमें ये नहीं बोला कि इसकी इतनी लेंथ होगी तो यंग्स मॉडुलस इतना है। तो वो स्टील का कोई भी लेंथ हो, कोई भी एरिया हो, यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। इसी तरह बल्क मॉडुलस मटेरियल डिपेंडेंट है। सो अगर मैं बात करूं यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले की, वो होता है FL अपॉन AE। तो जो एक्सटेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी? FL अपॉन AY। एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, FL अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। यस और नो? अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या बोला? अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल होने का मतलब यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा। लेंथ डबल कर दी, लेंथ डबल कर दी, तो उसकी एक्सटेंशन को अगर मैं E डैश बोलता हूं, लेंथ डबल हो गई, रेडियस 2R, फोर्स 2F, फोर्स 2F, रेडियस 2R, पाई इंटू 2R का स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस सेम है। कट के सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? 2 2 से 4 और नीचे 4 कट जाएगा, सेम आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा? पहले जितना था, माने X। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, चेंज कर दिया, क्या होगा? कोई नहीं, आप एक एक्सप्रेशन निकाल लो, फिर देखो नए वाले में क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। आपके पास रेशियो लेने पे आंसर आ जाएगा, अगर रेशियो लेते हो तो। अदरवाइज इसमें तो डायरेक्टली भी आ रहा है। तो देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया, दोनों केसेस की एक्सटेंशंस, उनका रेशियो लिया, सब कट पिट के हमारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट? लॉजिक समझ में आ गया सब बच्चों को? ऑनलाइन सबको क्लियर? यस सर। सर एक्सटेंशन को डेल्टा एल भी ले सकते हो? डेल्टा एल भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी है बेटा। ओके सर। वो आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी उसकी रिप्रेजेंटेशन करो। और देखिए, अ सॉलिड स्फीयर hung from the lower end of the wire is suspended from a fixed point so that
so as to give an elongation of 0.4 millimeter. ये क्या दे दिया? एक्सटेंशन दे दिया. When the first solid sphere is replaced by another one of same material but twice the radius. अब एक सॉलिड स्फीयर है, उसका कुछ रेडियस है तो कुछ मास होगा. सेम मटेरियल के डबल रेडियस की अगर बॉडी लूंगा तो उसका मास ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मास ज्यादा होगा. कितना मास होगा जरा इधर देखो. ये बॉडी है, इस पे सॉलिड स्फीयर लटका दिया आपने. ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मटेरियल सेम है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी सेम रहेगी. सेम मटेरियल होने का मतलब क्या है? डेंसिटी सेम रहना. तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो. यस और नो? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. तो अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो. कह रहा है इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन मेड ऑफ सेम मटेरियल बट ट्वाइस द रेडियस. अब मैं रेडियस अगर ट्वाइस करूंगा तो मास कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स. मास अगर 8 टाइम्स होगा तो यानी वेट भी कितना हो गया? 8 टाइम्स. और अगर वेट 8 टाइम्स हो गया तो स्ट्रेचिंग कितनी होगी? स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला क्या था? FL/AY. अगर मैं वेट को 8 गुना कर रहा हूं तो एक्सटेंशन भी कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर इसका 8 टाइम्स. 8 चौक 32, 3.2 मिलीमीटर आंसर. सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखा दो. E1/E2 दोनों केसेस का जो रेशियो होगा वो सिर्फ रेडियस का रेशियो आएगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. तो आपके पास डायरेक्टली रिलेशन बन गया 3.2 मिलीमीटर. लॉजिक समझ में आ गया? दोबारा सुनो मैंने क्या बोला. यहां पे रेडियस अलग है. पहले केसेस में जो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में हम एरिया ले रहे हैं वो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने मास को हैंग किया हुआ है. उस मास के साथ चेंजेस आप कर रहे हो. अगर आप इस मास के, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इसके रेडियस को 3 गुना कर रहे हो, इसके रेडियस को कितना कर रहे हो? डबल कर रहे हो. तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा. तो मतलब इसका मास भी कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स. तो एक्सटेंशन जो होगी वो कितनी होगी? 8 गुना. तो पहले थी 0.4, अब कितनी हो जाएगी? 8 4 32, 3.2 मिलीमीटर. समझ में आ गया? हाँ जी. वो आर फिर वायर का होता, वो इसका रेडियस नहीं होता. ये जो आर है ये वायर का नहीं है, ये आर स्फीयर का है. ये इस बॉडी का मास है जो mg में ले रहे हैं, वो फिर वायर का होता. वो फिर क्वेश्चन में बोला होता कि वायर के साथ आपने ये चेंजेस किए. वायर आपने सेम रखी है, वायर के साथ कोई चेंज नहीं किया. तो इसीलिए वायर, क्योंकि वायर के साथ कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए यंग्स मॉडुलस सेम है, एल सेम है, एरिया सेम है. चेंज सिर्फ किसके हुआ? वजन का. मतलब पहले वायर टंगी हुई है, पहले मैंने तेरे को टांग दिया, फिर मैं खुद टंग गया. तो वायर के साथ तो कोई चेंज नहीं हुआ ना. चेंज किसके साथ हुआ? वेट के साथ जो नीचे लटका हुआ है. एलोंगेशन वो वायर पे डिपेंडेंट है. वायर तो वही है ना, वायर तो वही है. ठीक है ना? समझ में आई? वेट बढ़ने से एलोंगेशन चेंज हो जाएगी. गॉट इट? और देखिए, अ कॉपर वायर एंड स्टील वायर, ये करना पड़ेगा न्यूमेरिकल. आपके पास 2-4 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए. देखो मैं करता हूं इसको, ये थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट वाले क्वेश्चन है. कह रहा है कॉपर वायर एंड अ स्टील वायर ऑफ सेम डायमीटर एंड लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड अ फोर्स इज अप्लाइड व्हिच स्ट्रेचेस देयर कंबाइंड लेंथ बाय 1 सेंटीमीटर. ओके, एक है कॉपर वायर, एक है स्टील वायर. दिस इज कॉपर, दिस इज स्टील. सेम डायमीटर मतलब दोनों का रेडियस सेम है, एंड लेंथ 100 एंड 200. कॉपर वाले की है 100 सेंटीमीटर, स्टील की है 200 सेंटीमीटर. आर कनेक्टेड एंड टू एंड. द फोर्स इज अप्लाइड. एक फोर्स आपने अप्लाई कर दी जो कि टोटल स्ट्रेचिंग कितनी करती है? 1 सेंटीमीटर. तो इसकी स्ट्रेचिंग अगर E1 है और इसकी स्ट्रेचिंग अगर E2 है तो आपको क्वेश्चन में बोला है टोटल स्ट्रेचिंग कितनी है? E1 प्लस E2. ये कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर. इतनी बात समझ में आती है क्वेश्चन में पहली 2 लाइन से? ऑनलाइन सबको इतनी बात समझ में आई है? आपको E1 और E2 की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए. हाउ मच ईच वायर इज एलोंगेटेड, यही निकालना है. जवानों वाला मॉड्यूलस दिया हुआ है,
कॉपर का और दूसरा स्टील का। माइंड इट, यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, सीजीएस में है सब कुछ सीजीएस में, तो मैं इसको सीजीएस में ही रखता हूं। 1 इंटू 10 टू पावर -2 है ना, इसको मैं 1 इंटू 10 टू पावर -2 को मैं 1 ही रहने देता हूं। सेंटीमीटर था ना, 1 सेंटीमीटर। मैं इसको यूनिट चेंज नहीं कर रहा, मैं इसका यूनिट चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सब कुछ सीजीएस में, यंग्स मॉडुलस वगैरह, लेंथ, सब कुछ सीजीएस में। तो मैं पूरा क्वेश्चन सीजीएस में सॉल्व करूंगा। सामने ध्यान दो बेटा, टोटल एक्सटेंशन आपके पास है, देख लो बेटा, इधर सामने देखो बेटा, समझो प्लीज। E1 प्लस E2 आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। एक्सटेंशन क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ ऑफ कॉपर, FL अपॉन एरिया, दोनों के लिए सेम है, इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, प्लस फोर्स इंटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ये आपको 1 दिया है, हाँ कि ना? फोर्स अपॉन एरिया कॉमन ले लो। लेंथ ऑफ कॉपर है 100 सेंटीमीटर, यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर है 12 इंटू 10 टू पावर 11, प्लस लेंथ ऑफ स्टील कितना है? 200 सेंटीमीटर, यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील कितना है? 20 इंटू 10 टू पावर 11, और ये किसके बराबर दिया है? 1 के। 2 0, इसके 2 zeros उड़ गए सबके, 10 टू पावर 9 बचा। 2 10 टू पावर 9 कॉमन मेरे पास आया। फोर्स अपॉन एरिया बाहर है, 10 टू पावर 9 बाहर आ गया, बचा 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 10। ठीक, एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आ गया, F अपॉन A इंटू 10 टू पावर 9, 60 एलसीएम, 5 प्लस 6 इक्वल टू 1। फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू निकल गई, 60 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 11। रख लो संभाल के। अब आपको पहले वाले की एक्सटेंशन चाहिए। फर्स्ट वाले की एक्सटेंशन कितनी थी? FL अपॉन AY, FL ऑफ कॉपर, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। वैल्यू डालो, F अपॉन A की वैल्यू आ चुकी है 60 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन 11 इंटू लेंथ ऑफ कॉपर 100, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 12 इंटू 10 टू पावर 11। 10 टू पावर 9 और 2, 10 टू पावर 11, 12 पंजे 60, आंसर आ गया 5/11 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉपर की आ गई 5/11 सेंटीमीटर। इसी तरह से स्टील की कितनी होगी? 1 माइनस कॉपर की, सो 1 माइनस 5/11, सॉल्व करके आ गया 6/11 सेंटीमीटर। आपकी चॉइस है, आप फॉर्मूले में डाल के निकालना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज E1 प्लस E2 1 है ना, E1 आप निकाल चुके हो तो E2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? समझ में आ गया? मेथड सबको क्लियर है? ये एग्जाम में बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन, कॉम्पोजिट वायर वाला, कंबाइंड वायर वाला। जी एग्जैक्ट एक ही बात है, देखो बात वही है। हाँ कोई बात नहीं, लॉजिक समझ में आ गया ना? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? आपने 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना दी, चलेगा। सबको क्लियर है बेटे? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? आगे देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। अ कॉपर वायर, अ कॉपर कॉर्ड 12 meters long is suspended vertically. How much does it stretch under its own weight? कल याद है मैंने एक चीज बताई थी, अगर आप वायर के नीचे वेट लगा लेते हो तो फोर्स में पूरा mg लेते हो, बट अगर आप वायर का अपने वेट की वजह से लेते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंसिडर करना पड़ता है, तो लेंथ को आधी लेते हो। याद आया? सो लेंथ को टोटल लेंथ नहीं लेते, हाफ लेते हैं। आपको रबर कॉर्ड दिया है 12 मीटर लॉन्ग, इज सस्पेंडेड वर्टिकली, हाउ मच डज इट स्ट्रेच अंडर इट्स ओन वेट? तो इसका वेट कितना होगा? इसका वेट होगा mg, मास होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम
वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लास्ट में डालूंगा, इंटू डेंसिटी इंटू जी, यूनिट्स वगैरह सब वैल्यूज लास्ट में डालूंगा। ये हो गया वेट यानी फोर्स। आपको निकालना है जवानों वाला मॉड्यूलस, नहीं वो गिवन है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना होता है, FL अपॉन AY। इसमें L की जगह क्या यूज होगा, L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूर है, L/2 डिस्टेंस दूर। सो आपके पास रिलेशन क्या आया, AL रो G इंटू L/2 इंटू एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, रिजल्ट बना L स्क्वायर रो G बाई 2y। अब वैल्यू पता है, L की वैल्यू क्या है 12, 12 इंटू 12, डेंसिटी कितना 1.5। अब ये देखो ये मीटर में, यूनिट्स यहां पे ध्यान देना है, डेंसिटी ये डेंसिटी हो गई 1.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यंग्स मॉडुलस कितना दिया है 5 इंटू 10⁻6 ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻6 इंटू जी डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम फोर्स को कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, जी से मल्टीप्लाई करोगे, किस में कन्वर्ट हो गया, डाइन्स में। डाइन्स को किस में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में। न्यूटन में तो किससे मल्टीप्लाई, 10⁻⁻5। 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁻5 डाइन्स। आपकी मर्जी है, कर दो, हाँ वो ज्यादा बेटर रहेगा, सब कुछ सीजिए इसमें। हाँ ठीक है, तो ये डाइन्स तक ही रहने दो और लेंथ को 12 मीटर की जगह 1200 सेंटीमीटर ले लो। डेंसिटी भी फिर यही ले लो जो ओरिजिनल गिवन है, 1.5 G अपॉन 2 यंग्स मॉडुलस 5 इंटू 10⁻6 G। जी कट के आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर, मैथमेटिकली समझ में आ गया। ऑनलाइन सबको मैथमेटिकली क्लियर है बेटा। याद है ये लास्ट टाइम बताया था, अगर किसी बॉडी पे वेट या नीचे लगा होता है तो पूरा mg लेते हो और पूरी लेंथ लेते हो, पर ड्यू टू इट्स ओन वेट में आपको लेंथ को क्या लेना पड़ेगा, आधा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो मिड पॉइंट पे होगा। ठीक, नेक्स्ट, a copper wire and a steel wire of radii in the ratio 1:2 and length in the ratio 2:1 are stretched by same force. If Young's modulus of copper and Young's modulus of steel given है, then ratio of their elongations. elongation का रेशियो निकालना है, तो दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस की elongation वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा होता है फॉर्मूला, FL अपॉन AY, और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दोनों की elongation का फॉर्मूला लगाया, इसके प्रोपोर्शनल है, आपके पास दोनों की elongation का फॉर्मूला आ गया। ये कैसे बना वो देख लो दोबारा से, ये कैसे बना, elongation कितना होता है, FL अपॉन A इंटू यंग्स मॉडुलस। आपने क्या किया, स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, तो फोर्स इज कांस्टेंट, लेंथ की रेशियो दी हुई है, लेंथ की रेशियो दी हुई है, सो एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस। तो elongation डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय आर स्क्वायर वाई। ये L है, 1 नहीं है, L बाय आर स्क्वायर वाई। सो L1 बाय L2, R2 बाय R1 का स्क्वायर, और ये उल्टा है तो Y2 बाय Y1, दोनों का रेशियो ले सकते हो। मतलब बेसिकली हुआ क्या, E1 अपॉन E2 कितना आया, L1 अपॉन R1 स्क्वायर Y1 डिवाइडेड बाय L2 अपॉन R2 स्क्वायर Y2, दोनों का रेशियो ले लिया। मर्जी है आपकी, डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको सीधा समझ में आता है तो। मैंने यहाँ डायरेक्टली किया था ना, तो वो तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया, आपकी चॉइस है, आप डायरेक्टली करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, ऑनलाइन क्लियर सबको, आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट, one end of the wire is hung from a rigid support and the other end by a force of 80 Newton is applied. What will be the elongation if the Young's modulus is इतना, length and diameter of the wire is इतना and इतना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको elongation निकालनी है। एक एंड आपने सपोर्ट से दिया, एक एंड पे यहाँ पे फोर्स लगा दी, आपको लेंथ पता है, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, elongation निकालना है।
FL अपॉन AY, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। आपको फॉर्मूला देखो ना, फोर्स दिया है, एलोंगेशन निकालना है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, लेंथ पता है, डायमीटर पता है, डायमीटर पता है तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकाल लीजिए। समझ में आ गया? मेथड क्लियर है बेटे सब बच्चों को? डायरेक्ट क्वेश्चन था और देखते हैं। 10th, द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर is 1 millimeter when a load is suspended at its free end. If the same load is applied on another wire of same material but of length and radius twice that of the first. कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। सो कंपैरिजन वाले में क्या करना होगा? रेशियो लेनी होगी। जरा रिलेशन देखते हैं क्या होगा। आपको किसका निकालना है? सेम लोड इज अपॉन, एलोंगेशन निकालना है। अब एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एलोंगेशन होता है FL अपॉन पाई आर स्क्वायर Y, यही होता है। अब elongation produced 1 millimeter है, load is suspended from its free end, same load is applied, तो F constant है on another wire of same material, मतलब Young's modulus भी constant है, but of length and radius twice. So आपके पास E proportional हो गया L upon radius का स्क्वायर के, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो लेंथ डबल किया, रेडियस डबल किया, तो ऊपर ट्वाइस नीचे 4 टाइम्स, कितना हो गया? हाफ हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले कितना था? 1 मिलीमीटर, अब रिजल्ट कितना आएगा? 0.5 मिलीमीटर, तो रिजल्ट आ जाएगा बी पार्ट 0.5 मिलीमीटर। चाहे तो आप दोनों का रेशियो लेके अलग अलग करके शो कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? एमसीक्यू की फॉर्म में डायरेक्टली सोच सकते हो ना। देखो प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी किससे हो रही है? डायरेक्टली ओरली हो जाता है। बट अगर ये एमसीक्यू की फॉर्म में ना आए तब आपको स्टेप शो करने पड़ेंगे कि आप पहले ई लो, फिर कैसे स्टेप और आसान क्या कर सकते हो? ई प्रोपोर्शनल शो कर दो, फिर लिख दो E1 अपॉन E2, जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो डायरेक्ट, जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको उल्टा, R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 10 meter long cable consists of 40 strands of steel. Strands क्या होते हैं पता है? Strands क्या होते हैं? कभी वो तार देखी है जब टूटती है तो रस्सी कोई है, रस्सी टूटती है तो पहले उसका एक धागा निकलता है, तक फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो वैसे ही स्टील की रस्सी है जिसके डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। सो आपको क्या बोला? A 10 meter long cable consists of 40 strands of steel, तो 40 तारे हैं उसमें, क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज 5 स्क्वायर मिलीमीटर, तो 40 तारों का कितना होगा? 40 इंटू 5 कर देंगे, बस इतना ही है इसका काम। तो एक वायर का कितना है? 5 स्क्वायर मिलीमीटर, तो 40 वायर्स का कितना हो गया? 40 इंटू 5। व्हेन द केबल इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 4000 न्यूटन, तो ये आपको क्या दे दिया? फोर्स दे दिया, फोर्स दे दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। हाउ मच एक्सटेंशन ई आपको निकालना है, यंग्स मॉडुलस आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है? FL अपॉन AE, E कितना हो गया? FL अपॉन AY। फोर्स पता है, एरिया पता है, Y पता है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो N से मल्टीप्लाई कर दिया एक की वायर को, टोटल एरिया कितना हो गया? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इनटू एक स्ट्रैंड का एरिया, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटे? इजी है, नो प्रॉब्लम। इसके न्यूमेरिकल्स वैसे भी बहुत आसान है, बस थोड़ा कईयों में न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन लंबी है, अदरवाइज लॉजिकली सब इजी है, लॉजिकली सब इजी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग इज A when the tension is 4 Newton and B when the tension is 5 Newton. The length of the spring when the tension is 9 Newton. इस पे स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? ध्यान दो, लॉजिकली समझो पहले। स्प्रिंग में आपने एक रिस्टोरिंग फोर्स करके नाम चीज पढ़ी थी। स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा था। जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होता है, याद है? F इज इक्वल टू माइनस KX लिखा था। इसमें X क्या होता है? एक्सटेंशन। अब मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, उसमें हमने क्या बोला था? X क्या होता है? कितना वो स्ट्रेच हो गया, तो बात तो वही हुई ना,
एक्सटेंशन। सो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ एक्स है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि फोर्स उल्टा है। तो आप बेसिकली आपको क्या बोला, जब आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आपकी फाइनल लेंथ हो गई ए। जब आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फाइनल लेंथ हो गई ए। तो अगर ओरिजिनल लेंथ एल थी, अगर ओरिजिनल लेंथ एल थी तो स्ट्रेचिंग कितनी हुई, ए माइनस एल। आपने फोर्स लगाया, उसकी लेंथ हो गई ए, तो ओरिजिनल लेंथ अगर एल थी तो कितनी बढ़ गई, ए माइनस एल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इसी तरह से जब आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तब कितनी हो गई, बी लेंथ हो गई, तब स्ट्रेचिंग कितनी हुई, बी माइनस एल। तो आप बना सकते हो 4 प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एल एंड 5 प्रोपोर्शनल टू बी माइनस एल। यस और नो? 4 proportional to A minus L, 5 proportional to B minus L. The length of the spring when the tension is 9 proportional to X minus L. आपको X निकालना है, यही मतलब बना। तो पहली दो को डिवाइड करो, L निकल जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करूं, 4/5 कितना हुआ, A minus L अपॉन B minus L। तो 4B minus 4L is 5A minus 5L। तो L की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 5A माइनस 4B। इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, इन दोनों को अब फिर से डिवाइड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को। 4/9 इज A माइनस L अपॉन X माइनस L। L की वैल्यू डालो, X आ जाएगा A और B की टर्म्स में। समझ में आई बात? ये हर एंट्रेंस एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ क्वेश्चन, हर एक में है। मेथड बहुत सिंपल है। देखो भाई, इसने L मान लिया ओरिजिनल लेंथ, तो पहले फोर्स क्या होता है, K टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो 4 हो गया K टाइम्स A माइनस L, 5 हो गया K टाइम्स B माइनस L। दोनों को डिवाइड करेंगे, 4/5, इस K से K कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 4B माइनस 4L, ये रिलेशन आ गया L। अब यही निकाला था मैंने। फिर 9 और 4 को डिवाइड किया, तो जो X है वो अननोन है, L की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जो अननोन है वो हमारे पास निकल जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया बेटे सबको? बेटे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? होता है बेटा। yes, sir. तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए जो है वो फाइनल लेंथ है, एल उसकी इनिशियल लेंथ थी जब वो स्ट्रेच नहीं हुआ था। तो बेटा कितना स्ट्रेच हुआ, ए माइनस एल हुआ ना फाइनल। तो इसी तरह सेकंड के लिए B माइनस एल हो गया, और 9 न्यूटन के लिए हमें निकालना है। तो पहले दो को डिवाइड किया, उससे L निकल गया, फिर फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड किया, L की वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, X निकल आएगा। आपकी चॉइस, आप सेकंड और थर्ड से भी कर सकते हो डिवीजन। अननोन वेरिएबल चाहिए X। ठीक है बेटे, आ गई बात समझ? yes, sir. और देखिए, लेंथ ऑफ द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना इज 10 मीटर। Young's modulus of the material of the wire is 2.5 GPa। GPa मतलब गीगा पास्कल। गीगा कितना होता है, 10 to power 9। 10 to power 9। तो आपको बोला लेंथ ऑफ द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, ये आपको दे दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपको दे दी लेंथ, ये दे दिया यंग्स मॉडुलस 2.5 into 10 to power 9 पास्कल्स। गीगा पास्कल का मतलब 10 to power 9। When the wire is subjected to a tensile force of 100, ये क्या दे दिया, F। सब कुछ पता है, F, L, A और Y। तो आपके पास इलोंगेशन निकल आएगी। क्या होता है फॉर्मूला इलोंगेशन का, FL अपॉन AY। वैल्यूज डालिए, इलोंगेशन का आंसर निकालिए। गॉट इट? तो वही निकाला होगा डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर। ठीक, और देखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इतना per unit atmospheric pressure. The decrease in volume of 100 centimeter cube water under a pressure of 100 atm will be। अब ये बल्क मॉड्यूलस के क्वेश्चंस हैं। बल्क मॉड्यूलस के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, अभी आएगी। उसका रीजन क्या है, जब हम ये इसमें ना यूनिट कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो कई फॉर्मूलाज यूज करेंगे। मैं यहां लिख भी देता हूं, जैसे हर क्वेश्चन में जो जो आएगा वो मैं लिखता जाऊंगा। जैसे यहां पे ATM आया, 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर
इसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। हो सकता है क्वेश्चन में जरूरत पड़े ना पड़े, पर हो सकता है पड़े। तो 1 ATM की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अभी टू बी ऑन द सिंपल साइड 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स। अभी इतना ये सोच लो। कंप्रेसिबिलिटी पता है, कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा करोगे बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा, हाँ कि ना? ये बताया था ना, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा। तो कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा करो, आपके पास बल्क मॉड्यूलस आ गया। डिक्रीज इन वॉल्यूम ये दे दिया डेल्टा वी, अंडर अ प्रेशर ऑफ 100 ATM ये दे दिया डेल्टा पी। नहीं, ये वी दिया है, ये ओरिजिनल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, आपको डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था बल्क मॉड्यूलस का? F अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी। इसमें F अपॉन एरिया को क्या लिखते थे? प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी कितना हुआ? डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम अपॉन बल्क मॉड्यूलस। यूनिट इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन बीइंग प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में दिया है और बल्क मॉड्यूलस भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया हुआ है। तो यूनिट्स कन्वर्जन की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी, बाय चांस है। अगर पड़ जाती तो ये यूनिट कन्वर्जन हमें करनी पड़ती। अगर ऐसा यूनिट्स में होता, अगर बल्क मॉड्यूलस हमारा ऐसा यूनिट्स में होता तो हमें पहले डेल्टा पी के प्रेशर को चेंज करना पड़ता। 100 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है ना, 100 एटमॉस्फेयर को पहले पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके लिए ये कन्वर्जन यूज होती है। बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया कंप्रेसिबिलिटी का, उल्टा कर दिया, मेरे पास सीधा सीधा रिजल्ट आ गया। मर्जी है, वो सिर्फ ये शो करता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जब आप प्रेशर लगा रहे हो तो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और देखते हैं, द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज 1%। फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ऑयल, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा वी बाई वी आपको 1% दिया हुआ है इंटू 100, ये 1 दिया है, तो डेल्टा वी बाई वी कितना दे दिया? 0.01। ये क्या दे दिया? ये दे दिया स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना दे दिया? 0.01 व्हेन द प्रेशर ऑफ 2 into 10⁷ न्यूटन इज अप्लाइड। ये क्या दे दिया? जो अप्लाइड प्रेशर होता है उसको क्या लेते हो? डेल्टा पी। बल्क मॉड्यूलस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी। अब बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा पी पता है, ये पता है, दोनों को डिवाइड करो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ गई? इजी है। इसमें कई जगह आप अटकोगे, वो अटकोगे आप जब आपके पास यूनिट कन्वर्जन की प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन में आएगा, इस क्वेश्चन में ही नहीं, इसमें नहीं, इससे अगले वाले में आपको बोला बॉडी ऑफ वॉल्यूम इतना इज कंप्रेस्ड सच दैट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय इतना। ये आपको दे दिया वॉल्यूम, ये दे दिया डेल्टा वी। देखो ना, बॉडी ऑफ वॉल्यूम इतना इज कंप्रेस्ड सच दैट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय इतना, तो चेंज इन वॉल्यूम दे दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम दे दिया, बल्क मॉड्यूलस दे दिया, या के बोल दो, बल्क मॉड्यूलस दे दिया, आपको डेल्टा पी निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है बल्क मॉड्यूलस का? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। सो प्रेशर कितना हो जाएगा? बी इंटू डेल्टा वी बाय वी। ये तीनों वैल्यूज पता है, सीधा सीधा डालिए, आंसर निकालिए। समझ में आ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन था, सबको क्लियर है बेटे? ऑनलाइन सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है? यस सर। और देखिए, और देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये है क्वेश्चन जिसमें यूनिट कन्वर्जन तंग करेंगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम ऑफ द लेक 200 मीटर्स डीप। यहां इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन में एक और फॉर्मूला यूज होगा, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, ये होता है एच रो जी। अगर ये इतना लिक्विड है तो यहां पे इस जमीन पे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? पानी की वजह से जो प्रेशर होगा उसका फॉर्मूला होता है एच रो जी। ये अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में पहला टॉपिक ही है, तब करेंगे।
फ्लूइड्स में। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये आपको दे दिया ओरिजिनल वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 टू पावर -2 का क्यूब कितना हो गया, 10 टू पावर -6 मीटर क्यूब, इज टेकन फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉटम ऑफ द लेक 200 मीटर्स डीप। तो वहां पे डेल्टा पी प्रेशर कितना मिलेगा, H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 10 टू पावर 3 इंटू जी को लेना है 9.8, इतना पास्कल, ये प्रेशर हो गया, ये हो गया प्रेशर। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस दिया है 2.2 इंटू 10 टू पावर 4, और वो दिया है एटमॉस्फेयर में, कन्वर्ट करोगे, क्या बताया था 1 एटमॉस्फेयर, 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। नहीं, इस क्वेश्चन में बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू पावर 5 है, तो 1.013 नहीं लेना, क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। इस क्वेश्चन में आपको सीधा दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10 टू पावर 5 पास्कल, तो ये हुआ 10 टू पावर 5, इतना पास्कल। बल्क मॉडुलस पता है, डेल्टा पी पता है, वी पता है, डेल्टा वी निकालना है, फॉर्मूला लग जाएगा। बल्क मॉडुलस क्या हो गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, सो डेल्टा वी बाई वी कितना हुआ, डेल्टा पी बाई बल्क मॉडुलस, बी लिखो के लिखो, डेल्टा वी कितना हो गया, डेल्टा पी इंटू वी बाई बी, तीनों वैल्यूज डाल दो, समझ में आ गया, कैलकुलेशन हो जाएगी। ऑनलाइन सबको क्लियर, श्योर? आगे देखते हैं। A load of 100 kg weight is placed on a trolley. The center of gravity of a system is depressed by 2 millimeter. The spring constant of the trolley. सिचुएशन समझो, एक 100 किलो का वजन है, उसको अपने ट्रॉली पे रख दिया, उसकी वजह से वो ट्रॉली दब गई। कितनी दबी? स्प्रिंग जो सिस्टम था, जब आप चारों तरफ स्प्रिंग लगे, आप बैठे हो तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, उसने कितना दिया, 2 मिलीमीटर कंप्रेशन हुआ। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आप कैसे निकालोगे, आपको दिया 100 केजी का मास है, तो आपको फोर्स दे दिया 100 इंटू जी न्यूटन, ये फोर्स लग रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम इज डिप्रेस्ड बाय 2 मिलीमीटर। अब फोर्स क्या होता है, के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 100 जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मिलीमीटर। वैल्यूज डालो, 100 जी की वैल्यू कुछ नहीं बोला, 9.8 अपॉन 2 टाइम्स 10 टू पावर -3, सो 4.9 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया ना, 4.9 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर, तो 490 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सबको? ये एक्सप्रेशंस में मिसप्रिंट हुई है, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन आर अप्लाइड टेंजेंशियली इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द ऑपोजिट फेस, होगा ये ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ अ मेटालिक क्यूब ऑफ साइड लेंथ 0.25 मिलीमीटर। शेयर मॉड्यूलस दिया हुआ है, मतलब कौन सा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर और अपर का निकालना है, तो एक्स आपको निकालना है। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, F अपॉन ए इंटू एक्स, हाँ की ना, यही फॉर्मूला होता है, F अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन एल, F अपॉन ए थीटा क्या होता है, x अपॉन एल। सारे फॉर्मूला सारी वैल्यूज मालूम है आपको, x निकल जाएगा, फोर्स पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, ईटा पता है, सारी वैल्यूज मालूम है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आज का आपको करना क्या है, आपको असाइनमेंट के इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं सॉलिड्स के, उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कल तक अटेम्प्ट करने हैं। बाकी ये वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ में अभी भेजूंगा, ये सारे अपने हाथ से दोबारा करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।